Hey everyone, welcome to another episode of Get Certified Together series. This is episode number 3 I'm recording today और आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैंने कवर किया है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स. स्टार्ट मैंने लास्ट एपिसोड में ही कर दिया था बट आज के एपिसोड में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे. पहले भी मैंने बताया था कि क्लाउड बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाउड सिक्योरिटी एग्जाम हो, क्लाउड एसोसिएट, क्लाउड एडवांस्ड, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है. आप कभी भी रॉन्ग कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो या आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी अगर फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी. तो इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सी सी एस पी डोमेन वन सारा बेसिक्स को क्लियर करता है और कवर करता है. तो हम अलग अलग जो बेसिक टॉपिक हैं क्लाउड सिक्योरिटी के अराउंड वो कवर करेंगे. स्टार्ट आज से हो चुकी है तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है और इंट्रो के बाद आपको मेन एपिसोड मिलेगा. सो कीप लिसनिंग, कीप सपोर्टिंग मी एंड वेलकम अगेन टू गेट सर्टिफाइड टुगेदर सीरीज. थैंक यू. Hello everyone, welcome to episode number 3 of Get Certified Together series. हिंदी में हम ये रिकॉर्ड करेंगे और आज पहली बार मैं वीडियो ट्राई कर रहा हूँ. वीडियो के लिए मैंने पहले भी सेटअप किया था, टेस्ट किया था, बट एक और ऐप है रिवर्स साइड FM. मैं आज उसको भी टेस्ट करना चाह रहा था बिकॉज OBS स्टूडियो जो मेरा जो फ्री टू यूज़ सॉफ्टवेयर है उस पर मैंने ऑलरेडी टेस्टिंग कर ली थी. बट देन आई थॉट कि इस न्यू सॉफ्टवेयर से मैं ट्राई करूँ. सो पहली वीडियो ये आज होगी. इस एपिसोड नंबर 3 में हम जो बात करेंगे वो वीडियो फॉर्मेट और ऑडियो फॉर्मेट दोनों पे होगा. अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं. अगर आप अपने किसी पॉडकास्ट प्लेयर पे जो भी स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट जहाँ भी आप सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स आप ऑडियो वर्जन तो सुन ही सकते हैं. तो आज जो हम बात करेंगे वो एपिसोड 3 में वो होगी अराउंड जो भी डोमेन वन के टॉपिक्स हैं अभी बचे हुए. बिकॉज लास्ट टाइम हमने बात किया था बेसिक्स, डिफरेंट डोमेन में क्या क्या कवर होता है और हर एक डोमेन में हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में. आज जो बात होगी वो होगी स्पेसिफिकली डोमेन वन के बारे में. डोमेन वन हमने स्टार्ट लास्ट टाइम ही कर दिया था और क्लाउड कंप्यूटिंग के करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे आपको कि हर बार हर जगह मैंने बहुत बार वो क्वेश्चंस और उसके अराउंड सिनेरियोज देखे हैं. इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी मैं बता रहा था कि वो ज़रूर पूछे जाते हैं. सो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. आज हम सब्सिक्वेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो डोमेन वन के जो भी टॉपिक्स हैं वो आज कवर कर लेते हैं. थोड़ा सा एपिसोड लंबा मैं ट्राई करूँगा कि ना हो बिकॉज लास्ट टाइम 45 मिनट्स का हो गया था विच इज़ वेरी लॉन्ग. पर्सनली मैं भी जो पॉडकास्ट सुनता हूँ वो अगर 30-35 मिनट्स का होता है तो वो इंटरेस्टिंग साउंड करता है कंपेयर टू 40-45-50. अनलेस ऑफ कोर्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको किसी की आवाज़ या किसी की बातें लग रही हो. आई एम श्योर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, टेक्निकल टॉपिक है तो उतना लंबा तो खींचने का फ़ायदा है नहीं. तो इसलिए मैं 30 मिनट्स में ट्राई करूँगा कवर हो जाए. मुझे ये भी नहीं पता कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन और कैसे इंट्रो आउट्रो म्यूज़िक वो सब मैं एडजस्ट करूँगा. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे आने वाला है. मतलब मैं बाद में फिगर आउट करूँगा बट ट्राई करूँगा कि इंक्लूडिंग दैट इंट्रो एंड एवरीथिंग एपिसोड ज़्यादा लंबा ना खींचे. तो इसलिए उस बारे में आज बात करते हैं. तो डोमेन वन स्टार्ट करते हैं. अब मेरे जो स्क्रीन है जो सेटअप है उसमें जो मेरा मॉनिटर, एक मेरा मॉनिटर यहाँ है, एक मेरा मॉनिटर यहाँ पे है. कैमरा ऑफ कोर्स फ्रंट में, एक मॉनिटर यहाँ पे मेरे सामने है, बुक मेरे यहाँ पे है. तो मे बी मेरी आईज़ कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे होवर होती रहेंगी बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको देखूँ, आपसे बात करूँ. बट इन केस अगर मैं इधर उधर देख रहा हूँ देन डजंट मीन दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू गाइज समथिंग. बस हो सकता है मैं कुछ रेफर कर रहा हूँ अभी. एज द राइट नाउ एट दिस मोमेंट IPL की ऑक्शन भी हो रही है. सो आई लव वॉचिंग क्रिकेट लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस. और आई एम रियली एक्साइटेड कि देखते हैं कि कौन कौन सी टीम किस प्लेयर को खरीदती है. मीन्स आई पर्सनली सपोर्ट दिल्ली कैपिटल्स. बहुत ख़राब खेलती है आई नो बट
Yeah, I'm supporting them. I am supporting them since the beginning of IPL. तो वो ऑक्शन भी चल रहा है इस स्क्रीन पे, बट मैं ट्राई करूँगा कि उससे मैं डिस्टर्ब ना हूँ और आपके पास क्वालिटी कंटेंट आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो बात करेंगे वो है क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने कवर किए थे, आपको याद होगा। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मेजर्ड सर्विसेज, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रैपिड इलास्टिसिटी, और लास्ट आई थिंक द रिसोर्स पुलिंग। मीन्स मैं भी कई बार ये भूल जाता हूँ, रिसोर्स पुलिंग। सो ये 5 हमने करेक्टरिस्टिक्स लास्ट टाइम किए थे। आज हम बात करेंगे डिफरेंट सर्विस कैटेगरीज के बारे में। नाउ सर्विस कैटेगरीज क्या होती हैं कि जब आप कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज परचेज करते हो एज ए कंज्यूमर, या आप खुद एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो। आपको याद होगा हमने बात किया था क्लाउड डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग रोल्स के बारे में भी। तो आप एज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या सर्विसेज बेच रहे हो, या आप एज ए क्लाउड कस्टमर क्या चीज़ें क्या सर्विसेज खरीद रहे हो, वो सर्विस मॉडल डिफाइन करता है कि आप किस कैटेगरी में हो। तो हमारे पास ब्रॉडली 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला सर्विस मॉडल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सेकंड होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और थर्ड होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ही पता लग रहा है, मीन्स इंफ्रा का बहुत बड़ा रोल है। इंफ्रा की ओनरशिप बहुत ज़्यादा आपके पास एज ए कस्टमर आएगी इसमें। तो आपके जो जो भी है, जैसे वर्चुअल मशीन्स हैं, या आप जो बेसिक सर्विसेज जो भी क्लाउड की यूज़ करते हो, जनरली मैं वर्चुअल मशीन ही बोलूँगा, या वीपीसीज भी जो हम क्रिएट करते हैं, भले ही वो किसी एक्चुअल हार्डवेयर डाटा सेंटर पे चल रही हैं, बट अल्टीमेटली आप एज ए एंड यूज़र, आपको एक अच्छा सा कंसोल मिला हुआ है, एक मैनेजमेंट प्लेन मिला हुआ है। उसकी हेल्प से आप वो सर्विसेज जो अंडरले जो सर्विसेज हैं उनको यूज़ करते हुए आप कुछ भी डिप्लॉय कर सकते हो। आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर सकते हो, विंडोज़ बेस्ड वीएम, लिनक्स बेस्ड वीएम, लिनक्स में उबुंटू चाहिए, सेंटोस चाहिए, सब चीज़ें आप ड्राइव कर सकते हो। क्या क्या पोर्ट ओपन होने चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप से आप कंट्रोल कर सकते हो वो सब। तो आपके पास एज ए क्लाउड कंज्यूमर बहुत ज़्यादा ओनरशिप होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में। ओनरशिप ज़्यादा है, देन ऑफ कोर्स कंट्रोल भी ज़्यादा है। कंट्रोल एंड ओनरशिप दोनों जब बढ़ जाती हैं तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है, बिकॉज अगर कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ, या आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की सिक्योरिटी की, तो आप खुद फंसोगे आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे, बिकॉज क्लाउड सिक्योरिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है। तो कुछ चीज़ें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के अंडर है, कुछ चीज़ें आपके अंडर है सिक्योर करने के लिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में, तो आपका ऑलमोस्ट आई कैन से 50-50 रोल है। आप एज ए क्लाउड कंज्यूमर बहुत आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी, वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर डॉक्यूमेंटेशन पूरी देता है उसके बारे में, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक जाओगे। ऑफ कोर्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन होती है, रेफर आप कर सकते हो, एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, कंसल्टेंसी किसी से कर सकते हो, लेकिन ओनरशिप बहुत ज़्यादा होती है, कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होगा कि प्लेटफॉर्म में आपको वर्चुअल मशीन या कंटेनर, जो भी एक जो एडिशनल जो लेयर हम बना रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में, वो भी आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बना के दे रहा है। आपको क्या मिलेगा, आपको एक अच्छा सा इंटरफेस मिल जाएगा जिससे आप उस मशीन में या उस ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉग इन कर सकते हो। क्या क्या आपको उसके अंदर लाइब्रेरीज चाहिए, क्या क्या आपको उसके अंदर सॉफ्टवेयर पहले से डिफाइंड चाहिए, वो भी आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को बोल सकते हो। तो सपोज आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, आपको टेस्ट इन्वायरमेंट चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बनाओ, एक वीएम बनाओ, वीएम के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, एन जी एन एक्स या कोई भी अपाचे, जो भी आपको वेब एप्लीकेशन डालनी है वो डालो और अपनी टेस्टिंग करो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप ए को बोलो कि मुझे एक एन जी एन एक्स प्लेटफॉर्म बना के दो। तो उसमें क्या होगा कि अब ये ए की कॉल है कि वो बैकएंड पे वीएम पे बना के दे रहा है, कंटेनर पे बना के दे रहा है। आपको एक एन जी एन एक्स की, जिसके अंदर लाइब्रेरीज होंगी, सॉफ्टवेयर सब ऑलरेडी डिफाइन होंगे, बने होंगे, इंस्टॉल्ड होंगे, आपको उसका इंटरफेस मिल जाएगा। आपको बस जाना है, अपना कोड उसमें डालना है, टेस्ट रन करके देखना है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। जनरली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं और इसके अराउंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी ऐसे ही आते हैं कि यू आर अ क्लाउड आर्किटेक्ट और यू आर अ क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच मोस्टली डील विद डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स और बिल्डिंग न्यू सॉफ्टवेयर्स, विच बहुत सारा लंबा चौड़ा सिनेरियो होगा, और पूछा होगा कि व्हाट सर्विस यू विल रिकमेंड। तो हाई चांसेस है कि अनलेस
स्पेसिफिक कोई यहाँ मतलब उस क्वेश्चन में ऐसा डिफाइन ना हो जिससे आपको ट्रिगर हो कि यार ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में आ सकता है। हाई चांस है कि वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रेफर करती हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेना। एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर या फिर एक प्लेटफॉर्म इंजीनियर की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एसआरई की नीड नहीं होगी। आपके डेवलपर्स को जैसा इन्वायरमेंट चाहिए बना बना के AWS या एज्योर, हर कंपनी अपना देती है ऐसा इन्वायरमेंट, आपको वो मिलता रहेगा। तो वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब जो लास्ट आता है वो है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सॉफ्टवेयर एज सर्विस मतलब नाम से ही पता लग रहा है आपको सॉफ्टवेयर मिल जा रहा है ऐसे कैसा। तो हमारी फ़ोन की जो ऐप्स है, जीमेल, वन ड्राइव, गूगल, ये सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। आपको नहीं पता कि कहाँ इंस्टॉल्ड है, क्या चल रही है, क्या कोड है, क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है उसमें। आपको तो बस एज ए एंड यूज़र उसको बना बनाया माल मिल गया। तो आपको एक अच्छी सी एप्लीकेशन मिल गई, उसका इंटरफेस मिल गया। एज ए एंड यूज़र आप रिकमेंडेशन दे सकते हो कि ये वाली फ़ीचर इस एप्लीकेशन में चाहिए, या इस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हुए ये इशू आ रहा है हमारे यूज़र्स को। हम इस एप्लीकेशन को किसी अपने इन हाउस एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। एक्सेस कंट्रोल का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है सॉफ्टवेयर सर्विस में, क्योंकि लॉगिंग आपके पास है नहीं, पैचिंग आप कर नहीं सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पता नहीं है, लाइब्रेरीज़ क्या डली हैं आपको कुछ नहीं पता। लेकिन एक्सेस कौन कर रहा है ये आप कंट्रोल कर सकते हो एज एंड यूज़र। तो एक्सेस कंट्रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो उसमें वही बात आ जाती है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि आप एक कंपनी के सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हो, आपकी इन हाउस एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन को आपको क्लाउड में मूव करना है, बट वो बहुत सारे एफर्ट लग रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंफ्रा टीम है जिसको मैनेज करना पड़ रहा है, क्या आप ऑप्शन दोगे? तो माइग्रेशन एक ऑप्शन है, दैट यू स्वैप दैट ऑन प्रेम एप्लीकेशन विद अ सैस एप्लीकेशन। बहुत ईजी हो जाता है, आपको आधे से ज़्यादा हेडेक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का हो जाता है, आप एज ए एंड यूज़र बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हो। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज़ थर्ड काइंड ऑफ सर्विस मॉडल। ये तीन सर्विस मॉडल के अराउंड ही पूरा क्लाउड घूमता है। तो हर एक सर्विस मॉडल की अपनी अलग सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, हर एक सर्विस मॉडल की अपनी अलग एक एक ओनरशिप है, कौन क्या ऑन करेगा, अपने अलग चैलेंजेस है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के जो कोर कॉन्सेप्ट में से एक आता है, मीन्स व्हाट आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस मॉडल्स। एक और जो चीज़ होती है वो होती है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। अब डिप्लॉयमेंट मॉडल्स और सर्विस मॉडल में मैं तो इनिशियली बहुत कंफ्यूज होता था, बिकॉज आपको ये लगता है कि डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय कुछ कर रहे हैं ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं, प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करते हैं। तो वो तीन हमारी डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हो गए। सर्विस मॉडल, सर्विस कोई सर्विस दे रहा है ना, तो मे बी पब्लिक प्राइवेट क्लाउड सर्विस हो गए, बट ऐसा नहीं है। सर्विस मॉडल तो हमने जो अभी बात की, सर्विसेज ईजिली आप रिलेट कर ही सकते हो, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, इंफ्रा एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होते हैं कि आप क्लाउड कैसे डिप्लॉय कर रहे हो। अब क्लाउड कैसे डिप्लॉय कर रहे हो में आ जाता है कि आप पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड, ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक और होता है कम्युनिटी क्लाउड, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बात कर लेंगे। पब्लिक क्लाउड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, मतलब AWS, एज्योर, गूगल, GCP, ये सब पब्लिक क्लाउड है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको पैसा देना है, इंफ्रा वो बनाएंगे, सर्विसेज उनकी हैं, आपको जो जो सर्विस यूज़ करनी है वो सर्विस सेलेक्ट करो, डिप्लॉय करो, और आपको अपना आपके इंटरफेस पे आपके AWS या एज्योर जिस पे भी आपको सर्विस डिप्लॉय होकर मिल जाएगी, आप उसको यूज़ करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। ओनरशिप बहुत ज़्यादा CSP के पास रहती है। सिक्योरिटी का लेकिन बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज इंटरनेट पे बात कर रहे हो आप सब, और आपको नहीं पता मल्टी टेनेंसी है, डिफरेंट कस्टमर की वर्चुअल मशीन्स कहाँ किस सर्वर पे चल रही है, उसी सर्वर पे जिस पे आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय है, आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता। रिस्क बहुत होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ईज़ भी बहुत होती है। अलग से आपको कैपेक्स बिल्कुल ज़ीरो हो गया, कोई आपको सर्वर नहीं बिछाने, कोई वायरिंग, कोई आपको डाटा सेंटर मेंटेन नहीं करना। प्राइवेट क्लाउड क्या होगा, एकदम अपोजिट होगा, उसमें सब कुछ आपके ऑन प्रेम है, आपका घर के अंदर है, आप अपने ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने एक डाटा सेंटर बना रखा है, उसकी ओनरशिप सब कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। किसी और बाहर के कस्टमर का डाटा उसमें आएगा नहीं, किसी और की एप्लीकेशन उसमें आएगी नहीं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ऑफ कोर्स बढ़ गई, बट अगेन पैसा भी तो बढ़ ही रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है, रेगुलर पैचिंग, रेगुलर आपको हार्डवेयर रिप्लेस करने पड़ते हैं, वायरिंग का ध्यान रखना पड़ता है, रिडंडेंसी, डाटा सेंटर की सिक्योरिटी, ये सब चैलेंजेस बढ़ जाते हैं।
तीसरा जो मेरा फेवरेट है वो है हाइब्रिड क्लाउड। मतलब मैं वन ऑफ द लकी फ्यू होऊंगा जो हाइब्रिड पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है और मल्टी क्लाउड पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है, और मुझे बहुत पसंद आता है अगर डिफरेंट तरह के क्लाउड एक साथ हों। सो हाइब्रिड क्लाउड इज़ रियली नाइस ऑफरिंग, जहाँ पे आप जो नॉन सिक्योर या फिर नॉन नॉन सिक्योर तो नहीं कहूँगा, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एप्लीकेशन या जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट सब में रहती है, बट मे बी वेबसाइट आप बोल सकते हो, लाइक योर कंपनीज वेबसाइट, यू वांट टू होस्ट दैट, व्हाई बोदर अबाउट होस्टिंग इट योर ओन प्रेम। मतलब वहाँ पे आप वेबसाइट लगा के क्या करोगे, पब्लिक क्लाउड पे चलाओ उसे आराम से। और लेकिन आपकी कंपनी का कोई डाटा है, जैसे कस्टमर डाटा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है जहाँ पे कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि ये कस्टमर डाटा मैं पब्लिक क्लाउड में डाल सकता हूँ। ऑफकोर्स बहुत कंपनीज डालती हैं, बैंक्स पब्लिक क्लाउड यूज़ करते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली। ऐसा नहीं है कि पब्लिक क्लाउड इज़ ओनली मेंट फॉर दोज पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन, इन हाउस एप्लीकेशंस, प्राइवेट कस्टमर डाटा, सब कुछ पब्लिक क्लाउड पे जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ प्राइवेट रखनी है चीज़ें प्राइवेट पे जाओ, जहाँ पब्लिक रखनी है पब्लिक पे जाओ। बट एक माइंडसेट ये आ सकता है कि मीन्स इफ़ आई एम नॉट श्योर, लाइक इफ़ आई एम अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उस कस्टमर डाटा को कितनी सिक्योरली क्लाउड पे मूव कर पाऊंगा, या फिर मेरी क्लाउड टीम या मेरी एस टीम इतनी मैच्योर नहीं है, देन आई वुड हैव सेकंड थॉट कि यार मैं क्लाउड पे डाल के कहीं रिस्क बढ़ा तो नहीं रहा अपना। एंड देन यू हैव टू थिंक कि यार प्राइवेट ही मेंटेन कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। सो प्राइवेट क्लाउड पे क्रिटिकल बिजनेस क्रिटिकल चीज़ें आप रखो। एक और यूज़ केस आ जाता है बिजनेस कंटिन्यूटी का, जहाँ पे आप बैकअप्स पब्लिक क्लाउड पे रख सकते हो और लाइव एप्लीकेशन जो है वो प्राइवेट पे चला लो। ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि आप बैकअप प्राइवेट पे रख लो और अपनी लाइव एप्लीकेशन क्लाउड पे चला लो। तो बिजनेस कंटिन्यूटी में भी हाइब्रिड क्लाउड का बहुत रोल आ जाता है। सो हाइब्रिड क्लाउड इज अ थर्ड काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल। लास्ट आ जाएगा कम्युनिटी क्लाउड, जिसमें जनरली जो जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गए, स्कूल्स हो गए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, 3-4 कंपनी है किसी छोटे शहर में, पब्लिक क्लाउड पे जाने का पैसा है नहीं, प्राइवेट मेंटेन करने का भी पैसा नहीं है, वो क्या कर सकते हैं कि वो अपना एक कॉमन इंफ्रा लगा सकते हैं, उस कॉमन इंफ्रा को खुद से मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ उससे डील कर सकते हैं, एंड सॉर्ट ऑफ दे आर शेयरिंग रिसोर्सेज बिटवीन देम। सारी दुनिया की नज़रों में वो उनका प्राइवेट क्लाउड है, बट विद इन दोज 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस इट्स अ शेयर्ड रिसोर्सेज, शेयर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। उसको हम बोल देते हैं कम्युनिटी क्लाउड। सो कम्युनिटी क्लाउड भी यूज़ होता है बहुत फ्रिक्वेंटली। तो ये जो तीन है, ये हैं आपके तीन जो ब्रॉडली जो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं उनको इन इन टर्म्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लाउड सर्विस मॉडल्स एंड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, ये तीन जो है, मतलब अभी मैंने क्लाउड सर्विसेज बताते हुए बोला था कि ये और कैरेक्टरिस्टिक्स बेस है, अब मैं डिप्लॉयमेंट मॉडल भी ऐड कर रहा हूँ। तो ये तीन है आपके बेस जो आपको एज एनी यूजर हु इज वर्किंग ऑन क्लाउड, तो आप अगर क्लाउड आर्किटेक्ट हैं, क्लाउड इंजीनियर है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर है, क्लाउड कस्टमर हैं, या कुछ भी नहीं है बस बनना है, क्लाउड पे काम करना है, ये तीन चीज़ें, ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से एकदम पता होने चाहिए कि आपको नींद में भी कोई उठा के पूछ ले कि पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड क्या है, या कौन सी सर्विस कहाँ यूज़ होती है, आपको वो पता होनी चाहिए। और उसके अराउंड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। मतलब मैंने एग्जाम अभी दिया नहीं है, बट मैं ऑफकोर्स प्रैक्टिस एग्जाम्स पढ़ रहा हूँ, तो उसमें इन तीन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये तीन आपके हो गए बेसिक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख लेते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। तो पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी, ओके। अब हम थोड़ा सा एक की टर्मिनोलॉजीज क्लाउड में हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बता देते हैं। एक होता है पोर्टेबिलिटी। अब पोर्टेबिलिटी क्या है, देवेश शर्मा, एक प्लेयर अभी अनसोल्ड हुआ है, देवेश शर्मा, मीन्स आई एम ऑल्सो देवेश शर्मा सर। ओके, सो पोर्टेबिलिटी क्या है, पोर्टेबिलिटी इज नथिंग बट sending your data between different locations or different cloud service providers or different cloud deployments। मतलब आप ऑन प्रेम से पब्लिक पे भेज रहे हो या बिटवीन AWS टू Azure भेज रहे हो, कितना इजीली आप उसको स्वैप कर सकते हो। मीन्स आपका अगर डाटा है स्टोर्ड है ऑन प्रेम पे,
कितना ईजिली आप उसको मूव कर सकते हो इन केस देयर इज अ डिजास्टर ऑन योर ओन प्रेम। आपका डाटा सेंटर बैठ गया, कितना ईजिली आप उस डाटा को मूव कर सकते हो ऑन प्रेम से क्लाउड पे। AWS में कुछ इश्यू हो गया, सपोज आप AWS आपको अचानक से बहुत महंगा लगने लगा, या फिर AWS ने आपके साथ ये टाई अप कर लिया कि नहीं भाई, हम आपका डाटा, अगर आप इतना पैसा नहीं दोगे या आप ये वाली सर्विस भी एड ऑन यूज़ नहीं करोगे तो हम आपका डाटा रिलीज़ नहीं कर रहे, या फिर हम आपके डाटा को होस्ट नहीं कर सकते। चांस बहुत कम है, ऑफ कोर्स उनका बिजनेस है, वो ऐसा आपके साथ नहीं करेंगे, बट अगर हो गया, डाटा आपको तुरंत AWS से Azure पे मूव करना है, कितना इजीली आप मूव कर सकते हो। और जब आप मूव करोगे तो उस डाटा की जो फॉर्मेशन है या उस डाटा का जो टाइप है या वो डाटा की रीडेबिलिटी है, वो ऐसी की ऐसी मेंटेन रहनी चाहिए। मतलब लास्ट थिंग यू वांट कि आपने डाटा मूव किया और डाटा करप्ट हो गया और वो डाटा का कोई यूज़ ही नहीं हुआ। तो डाटा का जो मतलब डाटा की जो यूसेज है उसको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे में जा रहे हो या बिटवीन टू डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जा रहे हो, तो वह उस पूरे सिनेरियो को बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। और जब भी हम क्लाउड सिक्योरिटी या क्लाउड आर्किटेक्टिंग की बात करते हैं, पोर्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज लाइक आई सेड, लास्ट थिंग यू वांट कि आपने डाटा मूव किया और डाटा करप्ट हो गया, विच इज़ रियली गोना हर्ट योर बिजनेस। तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। और फ़ायदा ही क्या फिर क्लाउड में यूज़ करने का, मतलब अगर आपका डाटा ही करप्ट हो जा रहा है या डाटा आपने मूव किया और डाटा आपने मूव करने के लिए आपको समा उसको अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में करना पड़ा, वो जब आपने मूव कर लिया वो ऐसी एनक्रिप्शन के साथ था कि वहाँ जाके डिक्रिप्ट हो ही नहीं रहा है, उस सारे सिनेरियो में डाटा तो आपका फंस गया ना। तो डाटा पोर्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग की। एक और होता है अराउंड सेम कॉन्सेप्ट, इंटरऑपरेबिलिटी। सॉरी। तो पोर्टेबिलिटी की बात हो रही थी इन टर्म्स ऑफ डाटा, इंटरऑपरेबिलिटी की बात होती है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, कि आपकी जो एप्लीकेशन जो आपने मूव की वो नई जो क्लाउड या नई लोकेशन पे जाके वहाँ पे जैसे ही पहले रन करी थी वैसे ही रन करिए। तो लाइक डाटा मीन्स लास्ट थिंग यू वांट कि आपने एप्लीकेशन मूव की और एप्लीकेशन चलनी बंद होगी, या एप्लीकेशन डाउन हो गई, एप्लीकेशन करप्ट हो गई, एप्लीकेशन का कोड सपोर्ट नहीं कर रहा, आपने जिस फॉर्मेट या जिस फॉर्म में उसको पहले होस्ट किया हुआ था वो सर्विसेज नए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास है नहीं। ऑब्वियसली AWS Azure काफ़ी चीज़ें सेम होती हैं बट काफ़ी सर्विसेज अलग भी होती हैं। तो आपकी एप्लीकेशन को दोनों सपोर्ट करनी चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन को एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे ले जा सकते हो, राइट। तो वो होता है इंटरऑपरेबिलिटी। तो इंटरऑपरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली अराउंड बिजनेस कंटिन्यूटी, जो मैंने बात की थी कि अगर एक साइट आपकी डाउन हो गई, दूसरी साइट आपकी या तो अप हो जानी चाहिए तुरंत, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपने एक्टिव एक्टिव चला रखे हैं। एक्टिव एक्टिव आपने नहीं चला रखे, एक्टिव स्टैंड बाय हैं, तो स्मूथ ट्रांजिशन हो जाना चाहिए, टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए उस ट्रांजिशन में। अगर इतना पैसा नहीं है कि आपकी स्टैंड बाय साइट है, कुछ डाउन हुआ, आपको तुरंत स्टैंड बाय साइट बनानी है, आपने कभी टेस्ट नहीं किया, तो भी आप पहले से ट्राई करोगे कि मतलब इन एडवांस आप टेस्टिंग करके रखो कि आपकी एप्लीकेशन इन वो सिनेरियो कहाँ कहाँ मूव हो सकती है। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी में बहुत काम आते हैं। फिर एक होता है अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी क्या है कि मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी क्लाउड पे अगर कोई एप्लीकेशन डाल रहे हो, जब तक ऑन प्रेम पे थी एप्लीकेशन, जब तक पुराने डाटा सेंटर में चलती थी, आप इंश्योर कर सकते थे कि मतलब मेरी एप्लीकेशन इस सर्वर पे चल रही है, ये मेरी दो लाइनें बिछी हुई हैं, दो आपके जनरली डाटा सेंटर से एक एक्टिव एक स्टैंड बाय, दो फाइबर्स जाते थे पहले भी, आप भी जाते हैं, और आपकी एप्लीकेशन आप इंश्योर कर रहे हो कि हमेशा अवेलेबल है। एक नेटवर्क डाउन हुआ, एक इंटरनेट फाइबर डाउन हुआ, वो इंटरनेट फाइबर भी जनरली हम दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं, तो एक ISP डाउन हुआ तो दूसरे ISP के थ्रू अब भी आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल है। साइट के अंदर अलग अलग आप रैक्स पे एप्लीकेशन डाल सकते हो, तो एक रैक पे एक एप्लीकेशन उसका स्टैंड बाय दूसरे रैक पे चल रहा है, तो अलग अलग सिनेरियोज लगा सकते हैं ऑन प्रेम पे। क्लाउड पे थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है। इजी किस वे में कि अब वो फाइबर इंटरनेट वो सब तो गया, अब आपका वो सब तो AWS संभाल रहा है, तो आपको लॉजिकली बस उसका सेग्रीगेशन और लॉजिकली उसकी प्लानिंग करनी होगी कि आपकी एप्लीकेशन हमेशा अवेलेबल रहे।
तो ईजी टर्म्स में हो गया, कॉम्प्लिकेटेड ऐसे हो गया कि आपका, क्योंकि क्लाउड ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, राइट, और जियोग्राफिकली आप कहीं भी उसको होस्ट कर सकते हो। तो जहाँ पे आप होस्ट कर रहे हो वहाँ का वीपीसी इस वीपीसी से बात कर रहा है या नहीं कर रहा, लॉजिकली राउट टेबल क्या है, एप्लीकेशन अगर एक डाउन हुई, एक्टिव साइट स्टैंड बाय आप आई, या फिर एक्टिव एक्टी के अंदर सिंक्रोनाइजेशन क्या है, अगर दोनों पे डीबी चल रहा है सो वो डेटाबेस रियल टाइम सिंक्रोनाइज हो रहा है, या अगर आपकी स्टैंड बाय एप्लीकेशन आप आई तो उसमें कुछ डाटा लॉस होगा। हाईली अवेलेबल अगर आप एप्लीकेशन को बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि क्लाउड में सब कुछ महंगा होता है। तो आप, ऐसा नहीं है कि एकदम फुल स्पेक दो बिग वर्चुअल मशीन्स या दो बिग एप्लीकेशन आप खरीद लो क्लाउड प्रोवाइडर से, बहुत महंगा पड़ेगा, अनलेस इफ़ यू आर बिग बैंक। तो वहाँ पे फिर आ जाएगा कि आपको फिर वो कॉस्ट एफिशिएंसी भी देखनी पड़ेगी। तो अवेलेबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑफ कोर्स जब क्लाउड पे हम एप्लीकेशन होस्ट करते हैं तो एक जो सिक्योरिटी रिस्क जो बढ़ जाता है वो होता है डीडोस का, वे व्हाट्स विच वी कॉल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो डीडोस अटैक ऑन प्रेम पे भी होता था, बट चांसेस ऑन प्रेम में कम होते थे ट्रेडिशनल में। अब जो नए जो पब्लिक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है उनमें डीडोस अटैक के बहुत चांसेस होते हैं। तो डीडोस इज डायरेक्टली लिंक टू अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान में रखना पड़ता है जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट है, आई थिंक, ओके, एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एसएलए का। एसएलए बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अब एसएलए क्या है? एसएलए डोमेन 6 में फिर से कवर होगा। डोमेन 6 जो मैंने बताया था कि बहुत ही बोरिंग टॉपिक है अराउंड कंप्लायंस, अराउंड डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्टिंग, तो वहाँ पे एसएलए फिर से आएगा। बट एसएलए की शुरुआत थोड़ी सी डोमेन 1 में ही हो जाती है, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया देना होता है। तो एस डोमेन 1 में ये जो एसएलए की डेफिनेशन जो कवर्ड है वो बहुत ही बेसिक है कि जो आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन कर रहे हो बिटवीन यू एज ए क्लाउड कंज्यूमर एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब उसमें क्या है, यही आ जाएगा कि आप क्या अवेलेबिलिटी दे रहे हो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की, क्या ओनरशिप है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। डाटा अगर आप रख रहे हो क्लाउड में तो अगर डाटा लॉस हुआ या डाटा ब्रीच हुआ तो कौन लायबल है उसका। अगर कुछ इम्पैक्ट ऐसा हुआ या कुछ आउटेज हुई फाइनेंशियली, आपको तो ऑफकोर्स लॉस होगा एज ए क्लाउड कंज्यूमर अगर आपकी एप्लीकेशन डाउन रहती है, लेकिन आप कुछ फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे भी डाल सकते हो कि हमें तो ये प्रॉमिस किया गया था कि इतने टाइम तक ये एप्लीकेशन रिकवर हो जाएगी, या फिर इतनी इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, लाइक 99.99% ऐसे अवेलेबिलिटी रहेगी। वो फाइनेंशियल कॉस्ट आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे आप डाल सकते हो, और आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा पैसा। तो वो सब चीज़ें एसएलए में कवर होती हैं। और एसएलए अगर प्रॉपरली ना लिखा हो तो फिर फंस जाते हैं कि मतलब कहाँ पे क्या लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो एसएलए बहुत ही एक सॉर्ट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और एज ए क्लाउड ऑपरेशन इंजीनियर, आई थिंक क्लाउड ऑपरेशंस जो आएंगी डिस्कशन, क्लाउड सिक्योरिटी ऑपरेशन, वहाँ पे फिर से एसएलए आएगा। तो 2 बार एसएलए आएगा पूरे पूरे सीरीज में। तो एसएलए का रोल वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ए सिक्योरिटी ऑपरेशन इंजीनियर जहाँ पे टेक्निकल बातें हो रही हैं, बट वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि क्या एग्रीड एसएलए है, कि आपको कोई मतलब पागल ना बना जाए कि हमने तो इतना प्रॉमिस किया था, इससे ज़्यादा लॉस हुआ तो भी हमारी लाइबिलिटी नहीं है। एज ए क्लाउड कंज्यूमर आपका हक है कि आपकी एप्लीकेशन इतनी देर तक अप रहे, क्योंकि अदरवाइज आपको लॉस होगा। आप वो कॉस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से रिकवर कर सकते हो अगर आपने प्रॉपरली एसएलए लिखा हो। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स डिफरेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, आपको मॉनिटरिंग अच्छे से करनी पड़ती है। अगर कभी ऐसी बात आती है जहाँ एसएलए ब्रीच होता है तो दोनों पार्टी प्रूफ एक दूसरे को शेयर तो करेंगी, बिकॉज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ है कि हाँ पैसा चाहिए ले लो, ब्रीच हो गया ले लो पैसे। वो भी अपनी तरफ से प्रूफ लाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अपनी तरफ से आपकी मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी जो भी होंगी वो ऑडिट करेंगे कि जो डाटा आया वो रिलायबल है या नहीं है, या फिर एप्लीकेशन कब से कब डाउन हुई थी, क्या लॉस हुआ था। तो एसएलए की जो एसएलए मतलब कैलकुलेट आपको करना इन टर्म्स ऑफ लाइक रियल मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पे फिर परफॉर्मेंस केपीआईज ऑपरेशन इंजीनियर जो मैंने बोला उसका बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो एसएलए और परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत आइडिया आप मतलब
क्लाउड कंप्यूटिंग एज ए क्लाउड इंजीनियर या एज ए क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हमारे 1.1 और 1.2 दो सब टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं डोमेन 1 के। अब जो अगला जो सब टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स रिलेवेंट टू क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं चाह तो रहा था कि आज ही कवर कर दूं, बट मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ज़्यादा लंबा इस एपिसोड को खींचूंगा नहीं। 28 मिनट्स मुझे वहाँ पे टाइमर दिखा रहा है, तो इंट्रो आउट्रो सब मिला के मतलब 30-35 मिनट हो गया। सो आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए, इससे ज़्यादा करने की नीड है नहीं। वैसे भी दिल्ली ने बहुत ही घटिया इस बार, आई थिंक केएल राहुल के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, मतलब I don't know, means I'm not really at all excited about this particular auction window by Delhi. But let's see uh, क्या होता है। Means of course IPL is eh, I don't know, I feel like IPL is bit unfair, or maybe it's fair for team who are winning, but it sometimes feel like only same teams continue to win, which is bit different than other game leagues. But maybe that's how it goes. Of course आपको एक अच्छी recruitment strategy and coaching staff चाहिए, so I'm not sure, I'm not really interested or not really excited from Delhi's auction window. But let's see with KL Rahul, मतलब अगर वो आके कुछ कर दे कमाल, but otherwise it looks like it will be the same season for us again. Anyways, मैंने वीडियो पे रिकॉर्ड किया है, सो ऑफ कोर्स वीडियो पे आएगा, ऑडियो पे तो आता है ही। सो इन नेक्स्ट एपिसोड ट्राई करेंगे कि और थोड़े से सब टॉपिक्स हम कवर कर ले, और डोमेन 1 तो जल्दी से जल्दी निपटाई दे, क्योंकि बेसिक्स वाला है अभी तो, पिक्चर अभी बाकी है जिसमें डिटेल चीज़ें कवर होंगी, तो बेसिक वाली चीज़ तो जल्दी से निपटाते हैं। ये मेरा मतलब छोटा सा स्टूडियो, आउट हाउस, वर्क हाउस, जो भी आप उसे बोल दे, ये है। यूके में बहुत घटिया टेम्परेचर था पिछले वीक, मतलब इट वाज गोइंग लाइक -1 0 लेस देन दैट इवन। तो मतलब ये एपिसोड मुझे लास्ट वीक कवर करना था, लेकिन यहाँ पे मैं बैठ नहीं पा रहा था, बिकॉज ये मेरे घर के एकदम बाहर है और हीटिंग अरेंजमेंट है, बट इतना भी नहीं है कि मैं बैठ के आधा घंटा कुछ काम कर लूँ, या रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता, काम भले ही कर लूँ। तो इसलिए एपिसोड आना पिछले वीक था, बट इस वीक आ रहा है। सो दैट्स इट, मीन्स नेक्स्ट वीक मिलते हैं, एंड आई विल ट्राई टू कवर मोर टॉपिक्स, और उसके बाद हम डोमेन 2 डोमेन 3 जल्दी से जल्दी निपटा देंगे। टिल देन, गुड बाय एंड गुड लक।